गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। आज से हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है 12th पॉलिटिकल साइंस। व्हाट? 12th पॉलिटिकल साइंस। अब लोगों को लग रहा होगा सर 12th ज्योग्राफी का क्या हुआ, तो घबराना नहीं है, 12th ज्योग्राफी भी चलेगा। मीन्स ऐसा नहीं कि उसे बीच में छोड़ रहे हैं, 12th ज्योग्राफी भी चलेगा, लेकिन चूंकि डिमांड 12th पॉलिटिक भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब देखो 12th ज्योग्राफी में हम लोग टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। क्या है? 9 चैप्टर्स टोटल 22 में से। मीन्स अब हम लोग क्या है कि 50% 2 चैप्टर और पढ़ेंगे तो 50% के अप्रोक्स हो जाएगा। मीन्स अब उसे हम लोग करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि पर वीक 3 डेज क्या करेंगे, पर वीक 3 डेज मीन्स 3 वीडियोज आप लोग को मिलेगा ज्योग्राफी का। जैसे अभी 7 दिन मिल रहा था तो 3 डेज मिलेगा एंड 3 वीडियोज आपका पर वीक क्या मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा। 3 वीडियोज पॉलिटिकल साइंस का ये मिलेगा। तो 2 जीएस चलेगा और मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन मीन संडे को करंट अफेयर्स का कुछ इश्यूज डिस्कस हो जाए, प्लस में साथ में हमारी कोशिश रहेगी कि मैथ्स और रीजनिंग का भी, कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग का वीडियोज आपको रेगुलर अब मिलता रहे, क्योंकि अब मैं हूँ फुल टाइम यूट्यूबर। तो इसलिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और चलेंगे, देखते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 9 चैप्टर का प्लेलिस्ट में आपका सारे वीडियोज पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के देखते रहें। 9 चैप्टर्स है। बुक सेकंड मीन्स इंडिया वाली बुक से 5 चैप्टर, नाम बताने में मैं टाइम वेस्ट ना करूँगा। 5 चैप्टर्स एंड वर्ल्ड वाली बुक का 4 चैप्टर्स आपका प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कंप्लीट है। टोटल 75 वीडियोज, समझ रहे हो, 75 वीडियोज हैं। 75 वीडियोज ऑलरेडी बने हुए हैं आपके प्लेलिस्ट में। इतनी होलिस्टिक वे में इतनी डिटेल कहीं भी मिल जाए तो हमें बता देना, नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में कि एनसीईआरटी इतनी डिटेल कोई पढ़ा दे। ठीक है, तो आज से एक नई इनिशिएटिव हम लोग लेकर के चलने जा रहे हैं। क्या? 12th पॉलिटिकल साइंस। अब किसी के मन में आ रहा है सर 11th क्यों नहीं, आप 12th से ही क्यों स्टार्ट करते हो? तो देखो उसका मेन रीजन ये है कि जैसा प्रायोरिटीज 11th में करूँगा सारे करूँगा, बस 1 by 1। चूँकि टीम मेरा बिल्कुल छोटा है इसलिए टाइम लगता है। तो क्या करना है, क्यों 12th का कर रहा हूँ, मेन टारगेट मेरा है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद बाकी आप जितने भी UPSC के फाउंडेशन वाले मीन्स जो अभी NCERT पढ़ना चाहते हैं ये देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ का बेस यहीं से होता है। PCS वाले, वनडे एग्ज़ाम वाले सारे देखो, सबका वीडियो, वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं। अब तो SSC में भी GS का बहुत अच्छा खासा पोर्शन है, तो आप बैकग्राउंड यहीं से बना सकते हो। इसलिए हम 12th से स्टार्ट कर रहे हैं, 11th भी आएंगे 12th ख़त्म करने के बाद। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बस एज यूजुअल पहले की तरह, जैसे हम लोगों ने याद करो फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया था और एक ओवरव्यू बताया था कि हम लोग ज्योग्राफी को टैकल कैसे करेंगे। बहुत मुश्किल होता है 12th का ज्योग्राफी, बोरिंग टाइप का लोग समझते थे, लेकिन देखना ये आप लोग का रिस्पांस आ रहा है, अच्छा आ रहा है। इसी से मोटिवेट होकर के मैं क्या कर रहा हूँ, नया सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट करो, 12th पॉलिटिकल साइंस। 12th पॉलिटिकल साइंस देखो इसमें भी ज्योग्राफी की तरह ही 2 बुक्स है। क्या है? 2 बुक्स हैं आपके पास, सब लोग देखेंगे। 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक जब आपको देखोगे मीन्स एक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे और एक है इंडिया का पॉलिटिक्स। नाम क्या है? नाम है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। व्हाट? कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और एक है आपके पास बुक है, उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आपके सामने बुक भी दिखा दे रहा हूं, क्या है? तो आपके पास
एक है, देख लो सामने बुक आपका क्या है, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें मिलेंगे आपके 9 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स। एंड सिमिलरली क्या सेकंड वाली बुक भी मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे, सब लोग बुक भी देख लेंगे यदि होगा सामने तो सेकंड वाली बुक आपके, ये भी येलो कलर का क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मीन्स इसी को बोल सकते हो हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं। मीन्स इसमें भी क्या है आपके पास 9 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स हैं। अब सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ती होगी, तो पहले तो इसी बुक को डिस्कस कर लो। जैसे देखो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अच्छा ये बताओ, फ्रीडम स्ट्रगल आपको पता होगा बहुत बढ़िया से। फ्रीडम स्ट्रगल आपको कोई पूछा जाए तो 10 लीडर का नाम हर कोई बता सकते हो, गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम, फिर लाल पाल, मतलब अनेक नेताओं को आप बता सकते हो। तो फ्रीडम स्ट्रगल कैसे पता चलेगा, तो जनरली आप हिस्ट्री का बुक 12th को पढ़ लोगे बिपिन चंद्रा वाली, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीडम स्ट्रगल का नॉलेज पता चल जाएगा। मन में सम्मान आने लगेगा कि ये लोगों ने हमें देश की आज़ादी में, हमारे देश की आज़ादी में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो भाई ये तो फ्रीडम तो हमें मिल गया 1947 में, उसके बाद कहाँ से पता चलेगा। तो क्या है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो 1947 के बाद हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या घटना हुआ, वो सब हम लोग देखेंगे इस बुक में। और क्यों देखेंगे, बैकग्राउंड बनाने के लिए, ताकि आज जो हमारे देश में पॉलिटिकल सिनारियो है उसे समझ सकें। आज कैसे बीजेपी फुल मेजोरिटी में 2 बार आ गई, फुल मेजोरिटी में 2 बार आ गई, क्या पहले भी कोई गवर्नमेंट ऐसे रही है। तो इसको हम लोग करंट सिनारियो को समझने के लिए इस बुक से बैकग्राउंड बनाएंगे, क्या, इंडियन कंटेक्स्ट में। इसीलिए इसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सिमिलरली कॉन्टेम्पररी क्या मीन्स समसामयिक, आज का वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अभी का वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझने के लिए क्यों रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, क्या इसका कोई हिस्टोरिकल लिंक है क्या, या आजकल इंडिया यूएसए से करीब क्यों जा रहा है, क्या शुरू से ही ये था क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई साहब एक बैकग्राउंड तो समझना पड़ेगा ना, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। मीन्स हम इसे 19th से 20th सेंचुरी का कुछ नहीं समझेंगे कि 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में, या मान लो 1860 में वर्ल्ड में क्या हो रहा था, हमें वो मतलब नहीं है। वो वर्ल्ड वाली बुक में मतलब हिस्ट्री वाली बुक में समझ लेंगे। हम बस एक आज का वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझने के लिए एक बैकग्राउंड बना लेंगे, जिसके कारण कुछ चीज़ें हम लोग क्या पढ़ेंगे 20th सेंचुरी से शुरू करेंगे, ताकि एक बैकग्राउंड बने और आज का हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ में आ जाए। जैसे आपका बुक शुरू ही होगा कोल्ड वार एरा से, बताऊंगा कोल्ड वार एरा। तो कोल्ड वार एरा कब है, आपको सबको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, मीन्स 1945 से 1991 तक क्या चला, कोल्ड वार एरा चला। तो उस ड्यूरेशन का पॉलिटिक्स हम समझेंगे, ताकि आज उससे हम लिंक कर सके। इसमें भी 9 चैप्टर से हम आएंगे। उसके पहले नाम पे ही आते हैं, सर वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही क्यों नाम रहा, क्यों नाम रहा, ऐसा भी तो हो सकता था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी नाम हो सकता था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या इंटरनेशनल रिलेशन भी तो नाम हो सकता था, इंटरनेशनल रिलेशन भी तो नाम हो सकता है। पॉलिटिक्स ही क्यों नाम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो बात क्या है ना, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन जब बोलते हो ना, तो ये बात हो जाती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेन रिलेशन। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स मान लो इंडिया का चाइना के साथ क्या रिलेशन है, पब्लिक से मतलब नहीं है, पब्लिक भले आपस में मिलना चाहिए, अच्छा रिलेशन हो। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यदि किसी इशूज पे जो रिलेशन है, डिसएग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन आज वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है, तो आज लोग एक दूसरे के यहाँ का इशूज देख रहे हैं टीवी पे, इंटरनेट है,
तो एक पब्लिक टू पब्लिक या एनजीओ टू एनजीओ या नॉन गवर्नमेंटल चीज़ें जो हैं, मीन्स अदर जो फैक्टर, जैसे देखना कि अभी हमारे जावेद अख्तर गए हुए थे पाकिस्तान, तो भाई पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन कैसे देखेंगे? तो ये सब चीज़ें जो रिलेशन देखता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ना कि इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन मतलब वो जब पढ़ते होगे तो उसका मतलब होता है कि हमारी गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसा होता है, उसे बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल रिलेशन। इसीलिए इस पूरे बुक का नाम हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट से केवल काम चलेगा नहीं, गवर्नमेंट के अलावा भी नॉन गवर्नमेंटल चीज़ों को, नॉन गवर्नमेंटल लोगों को भी देखना पड़ेगा कि दूसरे लोगों के साथ रिलेशन कैसा है। जैसे भले इंडिया पाकिस्तान में कितना भी खराब रिलेशन हो, देखना इंडियन मूवीज, इंडियन सॉन्ग्स पाकिस्तान में चलता है। या पब्लिक टू पब्लिक ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए सब मर जाए, या पाकिस्तान का पब्लिक ऐसा बोलता हो, नहीं, पब्लिक टू पब्लिक सेंटिमेंट है कि भाई कल्चर एक होता है, गाने एक सुनते हैं, मूवी एक देखते हैं, तो इतना दुश्मनी क्या? पब्लिक से पूछोगे तो यही चाहेगा कि भाई शांति रहे। तो पॉलिटिक्स ऐसा है कि हर चीज़ में थोड़ा तड़क भड़क स्टेटमेंट दे दो, इस कारण से नाम पड़ा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब सर इसकी भी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, ये बुक पढ़ने का? तो देखना, चाहे चाय के दुकान पे या टीवी डिबेट पे या नॉर्मल सी दो ट्रेन पे आते जाते होगे, बस पे आते जाते होगे, तो केवल अपना ही देश की पॉलिटिक्स नहीं, आजकल दूसरे देशों का ही पॉलिटिक्स डिस्कस होता होगा। इसका बेसिक सा एग्जाम्पल क्या है, अभी आज का न्यूज है, नेपाल में फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की सरकार फिर जाने वाली है, खतरे में है। इंडिया में हमको क्या मतलब था, हम डिस्कस कर रहे हैं ना, या लोग सोचते हैं कि भाई शी जिनपिंग की सत्ता चली जाएगी क्या, चाइना में अब प्रोटेस्ट हो रहा है, या इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी, इंडिया में भी डिस्कस हो रहा था क्यों गिरी, क्या आने वाला गवर्नमेंट के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा रहेगा। इसी तरह जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था, देखना काउंटिंग हम लोग भी देख रहे थे, जो बाइडेन जब आए, क्या डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, या यूएसए में मान लो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, पुतिन साहब 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो चूंकि लोग चाय के दुकान पे, ट्रेन पे, टीवी पे, सब वर्ल्ड का पॉलिटिक्स पे डिस्कस करते हैं, तो एक साधारण सी इंसान को कैसे समझ में आएगा क्या हो रहा है? तो उसके लिए बुक है कि पहले आप यदि पढ़ लेंगे तो वर्ल्ड की चीज़ें समझ में आने लगेगी, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स समझ में आने लगेगी। क्योंकि आधे लोग तो ऐसे ही डिस्कस करते हैं फालतू, बोल बच्चन वाली सोशल मीडिया के यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग, उनको पता ही नहीं कुछ होता है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे कल पुतिन एटम बम पटकवा देगा, या कल मोदी जी पाकिस्तान को कहता है, कुछ भी बोल दूँ, इंडिया है, मुंह पे तो मीटर अभी लगा नहीं है, बिल आने वाले नहीं, कुछ ही बोले जाते हैं। तो इसे स्ट्रक्चर्ड वे में समझने के लिए हमारे पास बुक आया, क्या पढ़ना है हमें, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब हम लोग दोनों बुक को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक वीडियो में कम से कम आपको पता चल जाए कि पूरे 12th में है क्या पॉलिटिक्स में पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना। तो पहले फर्स्ट बुक पे आओ। एक चीज़ और देखो, पिछले बार हमने बताया था, या ज्योग्राफी में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, दोनों बुक को लिंक करके, मीन्स पॉपुलेशन चैप्टर यदि इंडिया वाली तो वर्ल्ड वाली भी, इसमें वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड एक साथ पढ़ना पड़ेगा, फिर इंडिया वाली बुक को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिंक नहीं हो सकता इंडिया वाले वर्ल्ड वाले में। कुछ कुछ चीज़ें जब आएगी तो बताऊंगा, जैसे नॉन अलाइन मोमेंट वर्ल्ड में भी देखेंगे तो इंडिया में मैं पढ़ाऊंगा तो लिंक कर दूंगा वहाँ पे, लेकिन उस तरह से इसमें लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, इसमें पॉलिटिक्स डिस्कस करना, वर्ल्ड का पॉलिटिक्स का अलग नेचर, इंडिया का कंप्लीटली अलग नेचर। तो देखते हैं अब चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे बताया कि 9 चैप्टर्स किस में है हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले बुक में, क्या है, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले बुक में। तो देखते हैं क्या कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड वाले बुक में, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारे पास क्या है, 9 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है द कोल्ड वार एरा। बताया द कोल्ड वार एरा। अच्छा ये था क्या, तो याद करो, सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 पावर थे, ठीक है, एलाइड फोर्सेज पावर एंड एक्सिस पावर, उसी को बोलते हो एलाइड फोर्सेज एंड एक्सिस फोर्सेज। एलाइड फोर्सेज में यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन सब था, और एक्सिस फोर्सेज में जो लोग हारे थे कौन कौन, जर्मनी, जर्मनी, टर्की, जर्मनी, जापान,
और मुसोलिनी वाली इटली, जर्मनी, जापान, इटली। तो दो फोर्सेस थे यहाँ पे, एलाइड एंड एक्सिस। एक्सिस की क्या हुई, हार हुई। अच्छा, एलाइड फोर्सेज में ही दोनों लड़ रहे थे, कौन उस समय का, यूएसएसआर और यूएसए, अमेरिका और रसिया, आज का समझ सकते हो, यूएसएसआर एंड यूएसए। अब देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसी दोनों में, दोनों लड़ तो एक साथ रहे थे, लेकिन ध्यान से देखना, यूएसए किसका लीडर था, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिज्म फॉलो करता था, और एक किसको फॉलो करता था, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, जिसे नहीं समझ में आया ये सोचना कि कैपिटलिज्म मतलब बिजनेस का सपोर्ट करेगा, बाद में बताऊंगा डिटेल, अभी इतना। और ये मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर करने देगा, सारी चीज़ गवर्नमेंट चलाएगी। तो दोनों दो पोल में बट गए। क्या हो जाएगा, कोल्ड वार एरा में क्या हो गया कि दोनों दो पोल में बट गए। अब कोल्ड वार एरा मतलब इतना समझ जाओ कि वार तो नहीं होगी, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वार जैसा ही होगी। तो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, बाईपोलर हो गया, बाईपोलर हो जाएगा, दो एरा में बट गए, वर्ल्ड हो गया हमारा क्या, बाईपोलर। कब तक चला, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुआ था, मीन्स आपसे कोई ईयर पूछे तो 1945 टू 1991। सर 1991 में ही क्यों खत्म हुआ, तो अभी बताते हैं। ये आपका चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 2 पे जब चलोगे तो चैप्टर 2 का आपके पास नाम है क्या, द एंड ऑफ बाईपोलरिटी। द एंड ऑफ बाईपोलरिटी, बाईपोलरिटी, बाईपोलरिटी एंड हो गया। खत्म होने का दो मेन घटना याद रखना, क्या, बर्लिन वार, बर्लिन वार का क्या, ब्रेक होना। क्या, बर्लिन वाल क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ बर्लिन वार। सुने होगे बर्लिन की दीवार। अब देखो होता क्या था ना, ईस्ट बर्लिन जर्मनी को ही ना, बर्लिन किसकी कैपिटल है, जर्मनी की, जर्मनी के कैपिटल को ही, बर्लिन को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट। व्हाट, ईस्ट और वेस्ट, और एक बार वाल बना दिया गया था, एक तरफ सोशलिस्ट, दूसरे तरफ कैपिटलिस्ट माना जाता था। तो ये बना कब था, 1961 में तो बनकर तैयार हुआ था, 1989 में देखना ये वाल को तोड़ दिया गया पब्लिक मिल करके, और तोड़ करने के साथ ही सिंबल स्टार्ट हो गया कि सोशलिज्म क्या हो गया, सोशलिज्म खत्म हो गया, मीन्स कैपिटलिज्म ही पूरे देश में रहेगा। पहली घटना क्या, डिक्लाइन ऑफ बर्लिन वॉल, एंड सेकेंड यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब 1991 में जो नेता था सोशलिस्ट इकोनॉमी का वही डिक्लाइन कर गया। देखना कि छोटे छोटे 15 कंट्रीज में क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। तो भाई सोशलिस्ट कंट्री का नेता ही खत्म, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करने वाली या जो ग्रुप बना था, एक ब्लॉक बना था, पोल बना था, वो खत्म हो जाएगा ना, मीन्स एक ही पोल बचेगा, और यहीं से क्या हो जाएगा, एक ही पोल बचेगा, वर्ल्ड क्या हो जाएगा, यूनिपोलर, या इसी को बोल सकते हो सिंगल पोलर, यूनिपोलर वर्ल्ड। और इसका नेता कौन सा, यूएसए। भाई कैपिटलिस्ट का राज, मैं ही राजा हूँ, क्योंकि हमारा दुश्मन मान लो ब्रेकडाउन कर जाए, खत्म हो जाए, तो उसके तरफ कौन जाना चाहेगा। उगते सूरज की पूजा सब लोग करते हैं ना, हाँ, एक बिहारी कम्युनिटी है जो डूबते सूरज की पूजा करते हैं, और वो है क्या, छठ पूजा। इसलिए तो गर्व से बोलते हैं हम बिहारी हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उगते सूरज की ज़्यादा पूजा करते हैं। तो क्या हो गया, यूएसए उस समय नेता बन गया, और इसी से थर्ड चैप्टर का नाम हो जाएगा, थर्ड चैप्टर का नाम, तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, तीसरे चैप्टर का जब आप नाम देखोगे तो क्या हो जाएगा, हाइजेमोनी ऑफ यूएस, मीन्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यूएस हाइजेमोनी, हाइजेमनी, यूएस हाइजेमनी, हाइजेमनी, यूएस हाइजेमनी, क्या, यूएस हाइजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 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 यूएस, हाँ, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या है, सीधी सी समझना है ना कि पावर, अब बताया कि दो पोल में एक तो खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया, सोशलिस्ट वाले तो बेचारे डिसइंटीग्रेट कर गए, खत्म हो गया, तो बच्चा कौन सा, यूएस ही पावरफुल हो जाएगा ना, क्या, यूएस से पावरफुल हो जाएगा। तो अब देखना कि वहां पे डोमिनेंट शुरू हो जाएगा, डोमिनेंस शुरू हो जाएगा किसका, यूएसए का।
नेता ही यूएसए रह जाएगा, वहीं से यूएसएसआर का थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। एंड जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी वर्चस्व में शुरू हो जाएगा, वहीं से लिंक करना इंडिया में भी 1991 में क्या हो गया था, इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो इंडिया में देखना एलपीजी कब शुरू किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी टाइम तो एलपीजी। और उसके बाद से ही हम लोग देखना कि 2000 के बाद से, खास करके 2005 में जब एक लैंडमार्क मनमोहन सिंह गए और न्यूक्लियर डील साइन हुआ यूएसए से, तो अच्छा रिश्ता इंडिया का होने लगा था। उसके पहले जब रशिया के साथ हमारा अच्छा रिश्ता था, जिसका रिजल्ट आज भी है कि हम लोग बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं रशिया से। तो ये क्या रहा है हमारा, ये रहा यूएस हेजोमनी यानी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूएसए सुपर पावर एक लौता पोल बन करके उभरा। अब यहीं से चलेगा कि भाई एक लौता कितना दिन तक चलोगे, इसको चैलेंज करने वाला कोई तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो हमारे पास 4th चैप्टर, जिसका नाम आपके बुक में है यहीं से क्या, अल्टरनेटिव सेंट्रल ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। आपके पास 4th चैप्टर का बुक में नाम है, सबके सामने दिखा रहा हूं क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सेंटर्स ऑफ पावर। भाई कैसे काम चलेगा, पूरा वर्ल्ड एक ही पावर में रिवॉल्व करे, तो कुछ तो होगा, तो बिल्कुल होगा यूरोपीय यूनियन। देखना ऐसा तो छोटे छोटे मतलब शुरुआत लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही यूरोपीय यूनियन बनना शुरू हो गया था, लेकिन मेन फोर्स ही कब बना, तो 1992 में पूरी तरह से एकदम बोला कि यूरोप को यूनाइट करो, चाहे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के देखना एक और बन रहा था ग्रुप, एशियान, सुने होंगे 1967 में बन तो गया था, लेकिन मेनली इसको तीनों वे से इंटीग्रेट किया गया 2003 में। मीन्स तीनों वे मतलब सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स हम लोग एक दूसरे को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करेंगे, किसी एक पे अटैक सब पे अटैक माना जाएगा। और क्या सा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स भाई पूरे मार्केट को क्या करो, कंट्रोल करो। और फिर सोशल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स भाई सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब एक दूसरे का सपोर्ट ही मानते हैं। तो ये क्या है, पावर का ही तो कंसंट्रेशन हुआ। किस लिए भाई, यूएसए को अकेला लीडर मत मानो, बाकी लोग भी हैं। एट द सेम टाइम राइज ऑफ चाइना, जो आजकल सुने होंगे यूएसए और चाइना फिर से बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है। तो चाइना की शुरुआत कब से हुई सर, तो 1978 में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आया था, ठीक है। और इसका नाम क्या था, द ओपन डोर पॉलिसी। तो 1978 में द ओपन डोर पॉलिसी जैसे ही लेकर के आया कौन, चाइना, वहीं से धीरे धीरे इसकी इकोनॉमी राइज करने लगी। और आज के डेट में देखना कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना का, और ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2040 तक, 2040 तक यूएसए को पीछे छोड़ करके चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो यूएसए के चैलेंज करने वाला 3 लोग बनेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या है, यूरोपीय यूनियन, एशियान और चाइना। ये तीनों क्या करेगा, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बनेगा। केवल यूएसए पावरफुल नहीं है भाई, हम लोग भी हैं, तो हम लोग भी उससे भी जुड़ सकते हो, कुछ कुछ मदद करेंगे, ठीक है। अब यहीं से चलना, तो यहीं से चलेंगे। 4th चैप्टर था, 5th चैप्टर देख सकते हो आप, तो आप 5th चैप्टर देख सकते हो, उसका ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। नाम है क्या, तो नाम है कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया, कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। 5th चैप्टर आपके पास है, कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया, साउथ एशिया, आज का साउथ एशिया। क्या, आज का साउथ एशिया। पहले तो समस्या आज का डिस्कस करो। मीन्स भाई साउथ एशिया है क्या, लोग सुने होंगे सर साउथ एशिया है क्या। जैसे परसों तरसों मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर ये साउथ एशिया क्या है, बार बार सुनते हैं। तो मेनली क्या है ना देखना, मेनली ये 7 कंट्रीज का ग्रुप माना जाता है। मीन्स नेपाल के, सॉरी, हिमालय के लोअर पार्ट वाला कंट्रीज, और नीचे कितना, तो बे ऑफ अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सबसे ऊपर वाला कंट्रीज। तो पहले क्या आ जाएगा, तो वहीं से चलोगे, तो पहले आपका जैसे ही चलोगे तो देखना क्या आ जाएगा, पहला आप नाम याद करो, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान। मीन्स पहले आ जाएगा, वहीं से चले तो क्या, भूटान, बांग्लादेश, फिर चले हम तो इंडिया, फिर इंडिया से जैसे ही चलोगे आप
मिलता जुलता इसी का पड़ोसी नेपाल, फिर जब हम चलेंगे तो श्रीलंका, फिर चला तो मालदीव्स, एक कंट्री और छूट रहा है, 2 2 4 2 6, भूटान, बांग्लादेश, उससे नीचे उतरे, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान। हाँ, अपना भाई को कैसे छोड़ सकते हैं, पाकिस्तान मीन्स टोटल 7 कंट्रीज का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, लोग जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है मीन्स म्यांमार और अफगानिस्तान को भी साउथ एशिया में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मेनली हम लोग ये 7 कंट्रीज को ही रखते हैं साउथ एशिया में। कभी कभी बोलचाल में अब कोई स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन तो है नहीं कि साउथ इंडिया में कौन आएगा, इंडिया पैसिफिक में कौन आएगा, इंडो पैसिफिक में, तो हम लोग मेनली 7 कंट्रीज को ही साउथ एशिया में रखते हैं। तो इसकी कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिक्स हम लोग समझना चाहते हैं, तो कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिक्स के लिए वही चलो। एक तो देखो जहाँ इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में आ गया तो भाई रिश्ता बार बार खराब होते रहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सार्क, जिसको ये लोग सोचे थे कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, अच्छा रिश्ता रखेंगे, लेकिन 1985 में सार्क तो बना, लेकिन कभी भी इसका मीटिंग रेगुलर हो ही नहीं पाता। और उसका मेन रीजन क्या, मीटिंग होता भी है ना तो इंडिया पाकिस्तान आपस का इशू डिस्कस करेगा, मीन्स पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के बात उठाएगा, इंडिया टेररिज्म को लेकर के बात उठाएगा। अब बेचारा बाकी लोग परेशान करे, तुम दोनों तो पहले ठीक हो तब तो पूरे ग्रुप की बात करेंगे, और इस ग्रुप में दोनों एक वर्चस्व वाली कंट्रीज है, तो इसलिए साउथ इंडिया के मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन असफल हो जाती है और साउथ इंडिया में कोऑपरेशन जल्दी हो ही नहीं पाता है। कहाँ से होगा, पहले इंडिया पाकिस्तान तो ठीक हो। और क्या सोच सकते हो, टीसी से मिलता जुलता साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट तो हो गया, बन चुका है, बिल्कुल है, ठीक है, क्या हो गया है, बन चुका है, कब, 2004 में। लेकिन वही दिक्कत है कि इंडिया पाकिस्तान फिर यहाँ पे भी है, मतलब भाई अब मज़ा नहीं आता, अच्छा रिश्ता हो ही नहीं पाता तो कोऑपरेट कैसे करोगे। जैसे भी इंडिया का ट्रक अफगानिस्तान में मजबूरी में गेहूँ लेकर के जा रहा था, फिर भी नहीं जाने दोगे। उसी तरह एक ग्लोबल सैटेलाइट का बात हो रहा था कि साउथ एशिया सारे कंट्रीज मिलकर के सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, पाकिस्तान अड़ गया, बोला नहीं हमारा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगा, इंडिया हमको स्पाई का काम कर सकता है। तो दिक्कत ये है, साउथ एशिया में दिक्कत है, मेन दिक्कत का रीजन यही दोनों कंट्रीज है, अब कभी नहीं रिश्ता अच्छा रहता है। तो आएंगे उस पर डिटेल जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये तो ओवरव्यू दे रहे हैं साउथ एशिया कंट्रीज का, ये चैप्टर होगा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया कंट्रीज। 6th चैप्टर देखेंगे हम लोग इसी तरह से इसी बुक में। अगला चैप्टर हमारे पास है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, 6th इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास क्या है। अब देखो कंटेम्प्रेरी सब चीज़ तो देख रहे हैं, अब कोई तो हो जो चलाए, मान लो कहीं पे 2 देशों के बीच में ट्रेड में दिक्कत हो तो कौन देखेगा, तो WTO, उसके लिए क्या देखेंगे, WTO। मान लो शांति बनाना है तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको वहाँ पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ोगे, IMF, किसी का कर्ज लेना है, जैसे इंडिया को भी दिया था 1991 में, उसी तरह एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बताएंगे डिटेल में। इसी तरह से और क्या कर सकते हो, ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब कौन देखेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 पे, क्योंकि बाकी सारे चीज़ पहले समझ लिया, अब ऑर्गेनाइजेशंस पे देखेंगे। उसी तरह अगला चलेंगे 7वां चैप्टर आपके पास क्या, सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, मीन्स सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी कौन सा चैप्टर ये हो गया, 6th हो गया था शायद, हाँ 6th हो गया था, 7th है सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। बोला भाई सब चीज़ तो डिस्कस हुई, आज सुरक्षा का कितना खतरा है वो बताओ, सिक्योरिटी आज के वर्ल्ड में। तो देखो पहले इसको हम बनाएंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। पहले क्या होता था, नॉर्मली एक देश का सेना दूसरे देश पर अटैक कर दिया, जो नॉर्मल सा सिचुएशन था। आज का सिचुएशन क्या हो गया, अब एक नया वर्ल्ड तो क्या है, टेररिज्म, ये पहले का नहीं था, सोच लेना, ये आज का कंसेप्ट है, नॉर्मल कंसेप्ट पहले वाली नहीं था। आज तो एक और सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, भाई साइबर अटैक कर दो लोगों पे।
और क्या माइग्रेशन क्राइसिस से भी तो सिक्योरिटी हो गया ना। हमारे देश में दूसरे देश के लोग आकर के अचानक माइग्रेट कर जाएंगे तो हो सकता है उनमें कुछ टेररिस्ट भी रहे उनके कैंप में, जैसे रोहिंग्या क्राइसिस को लोग बोलते भी हैं। तो इस तरह से हम लोग नई नई चैलेंजेस भी देखेंगे। तो ट्रेडिशनल तो देखेंगे ही कि सिक्योरिटी का वर्ल्ड में क्या थ्रेट है, इंडिया में भी देखेंगे कि क्या क्या थ्रेट है, इंडिया में भी देखेंगे और नई वाली थ्रेट क्या क्या है। तो टेररिज्म है, साइबर है, माइग्रेशन है, ये सब हम लोग क्या देखेंगे आगे चल करके डिटेल पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। 8th चैप्टर पे जब आओगे तो आपका 8वां चैप्टर यहीं से है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट? इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट और नेचर से रिलेटेड रिसोर्सेज नहीं लगेगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मीन्स इन्वायरमेंट बचाने की, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा बात क्या होता है इन्वायरमेंट बचाने की। मीन्स यहीं पे मैं आपको बताऊंगा UNFCCC बताएंगे क्या है, 1992 में आया है, बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, जितने चीज़ें आएगा वो क्या बताएंगे, सब इसी में बताएंगे ताकि इन्वायरमेंट्स को हम लोग क्या करें, बचा सके। एंड लास्ट चैप्टर हमारे पास क्या आएगा, लास्ट चैप्टर हमारे पास आएगा जो आएगा ग्लोबलाइजेशन। 9th चैप्टर क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बताया था इंडिया में भी LPG क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मीन्स आज पूरा वर्ल्ड क्या है, एक विलेज है, पूरा वर्ल्ड एक विलेज है ना। कहीं पे भी मैच हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली, हम लोग जान रहे हैं ना, बिल्कुल जान रहे हैं। तो क्या है, विलेज है। और ग्लोबलाइजेशन जैसे आज भी हमारे देश का सॉफ्टवेयर बन करके USA में जा रहा है, चाइना का हार्डवेयर हमारे देश में आ रहा है। तो ये सब देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, पहले डिफिनीशन देखेंगे और क्या देखेंगे कि भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट या कंसिक्वेंसेज देखेंगे कि इंडिया में भी क्या पड़ा है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ है, नेगेटिव क्या हुआ है, और इसी को इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे पहला बुक। सेकंड बुक का इंट्रोडक्शन कल के क्लास में दूंगा, क्योंकि आज दे दिया तो बड़ा क्लास हो जाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा जो बोरिंग हो जाएगा लोगों को। तो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम का, कंपटीशन का, या आप CUET का या बोर्ड का तैयारी करो, एक बार पॉलिटिकल साइंस शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और अब देखो, जब ऐसे सोच लोगे, जैसे मैं एक लेक्चर में पूरा बुक बोल दिया, आप भी इस तरह से पढ़ोगे ना तो आधा काम आसान हो जाएगा। जैसे 9 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर बताया कोल्ड वार एरा। अब कोल्ड वार में ही बता दिया कि भाई दो पोल थे, आगे बता दिया क्या कि भाई 1991 में खत्म, तो एक पोल खत्म, तो सेकंड चैप्टर वहीं से आ गया, क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द बाइपोलरिटी। मीन्स एक ही पोल बचेगा, पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, तो भाई कोई तो नेता होगा एक पोल का। तो तीसरा चैप्टर उससे क्या हो जाएगा, US हाइजेमनी, मीन्स USA का पावरफुल बन जाना। अब उसमें बताऊंगा कि हार्ड पावर यूज करेगा, सॉफ्टवेयर कैसे कैसे। फोर्थ उसी तरह से चलेगी, भाई कितना दिन लोग एक पोलर में रहेगा, कुछ तो अल्टरनेट व्यवस्था करोगे, केवल USA पे डिपेंडेंस कैसे रहोगे। तो 3 घटना वहां पे बताऊंगा, 3 ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक देश, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक यूरोपीय यूनियन, दूसरा क्या हमारा एशियान, और देश कौन सा, चाइना का राइज हो रहा था उसी तरह से, तो अल्टरनेट सेंटर्स भी आए ना। चौथा उसी तरह से हो जाए कॉन्टेम्पररी, ये कौन सा हमारा चैप्टर हो गया, चौथा। 5th चैप्टर में हम आएंगे तो कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया। आज का साउथ एशिया बताया बेटा, 7 कंट्रीज मिलकर के साउथ एशिया बनाते हैं। बताए कोशिश तो बहुत बार किया जाता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जहाँ रहता है कभी मिलेगा नहीं। अब 6th उसी तरह से चैप्टर हमारे पास आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारे देश स्मूथली चले हर फील्ड में, उसको लेकर के कोई तो होगा, तो कौन बात करेगा। तो बिल्कुल वैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WTO है, UN है, उसी तरह IEA है, फिर आपको IMF है। उसी से अब बात सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का है, कोई से कोई और नहीं है कोई देश। साइबर अटैक किसी पे हो जाता है, एटॉमिक अटैक का खतरा बना हुआ है, न्यूक्लियर अटैक का, तो उसको लेकर के हम लोग देखेंगे बाद में क्या क्या अटैक है। ये हो गया 8वां चैप्टर। सर आजकल तो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट की बात है, बिल्कुल है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज बचाओ, वो है 8th चैप्टर में। लास्ट में ग्लोबलाइजेशन, मज़ा आ जाएगा। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखें और सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और वैल्यूएबल कमेंट्स भी दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हमें सुधार करने की मौका मिले। थैंक यू।